Welcome again students in our online economics class. Today we are going to see importance of macroeconomics. Student, बहुत बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, हमें इकोनॉमी की स्टडी करने के लिए अलग से मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, फिर मैक्रो सेपरेटली क्यों? तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं. So the study of macroeconomics is important because it tells us how the economy as a whole work. यानी पूरी इकोनॉमी एक साथ किस तरीके से काम करती है, पूरी इकोनॉमी में कैसे काम होता है, इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग वेरिएबल्स या सब्जेक्ट मैटर्स है, जैसे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इन सब्जेक्ट मैटर्स पे भी इकोनॉमिस्ट जो अलग अलग थियरीज लिखते हैं या कुछ लॉज बनाते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से ज़रूरत है. इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करके हम ये थियरीज और लॉज जो नेशनल लेवल के हैं उसको नहीं पढ़ सकते हैं. सो this is because what is true and valid in case of an individual firm or industry may not be valid for the economy as a whole. Means एक individual firm या industry के लिए कुछ decisions अगर सही है तो वही decisions सारे country के industry sector के लिए सही होंगे, ये मानना गलत है. Even प्रोफेसर बाउंडलिंग ने भी इस पे ऊपर एक स्टेटमेंट किया है. According to him, study will be moved in a wrong direction if we apply the rules of behavior of an individual tree to the behavior of the forest. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जंगल के एक पेड़ में जो गुण है वही गुण जंगल के सारे पेड़ में है, ऐसे मानना गलत है. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जंगल की स्टडी जो है वो गलत हो जाएगी. सो वैसे ही इंडिविजुअल लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं वही रिजल्ट पूरी इकोनॉमी को जनरलाइज करना, यानी इकोनॉमी में भी वैसा ही है, ये मानना गलत है. सो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए हमें अलग से मैक्रो एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है. एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं. अगर एक इंडिविजुअल पर्सन, सपोज उसका नाम ए पर्सन है, अब ये ए पर्सन ने डिसीजन लेता है कि उसको ज़्यादा सेविंग करनी है, तो डेफिनेटली आगे वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा और जिससे उसका इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में. इंडिविजुअल लेवल पे ए पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया वो उसका अपना डिसीजन था और उससे उसको फ़ायदा हुआ. बट इसका मतलब कंट्री के अगर सारे लोगों ने सेविंग की तो उन सबको फ़ायदा होगा, ऐसे मानना गलत होगा. क्योंकि अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन है, लोगों के पास वैसे भी पैसे कम है, जॉब्स नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी के सारे लोगों ने सेविंग अगर करेंगे तो उनका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा. मीन्स वो ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाएंगे गुड्स और सर्विसेज की, जिससे आगे हमारा कंट्री में प्रोडक्शन कम होगा, यानी नेशनल आउटपुट कम हो जाएगा और कंट्री का नेशनल इनकम भी और कम हो जाएगा, जिसका इफेक्ट लोगों के इनकम पे भी होगा और लोगों का इनकम कम हो जाएगा और डेफिनेटली वो सेविंग नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स उनका सेविंग बहुत लो हो जाएगा. यानी इकोनॉमी के रिसेशन सिचुएशन में सोसाइटी का सेविंग करने का डिसीजन जो है वो गलत है. सो यू कैन सी ए इंडिविजुअल के डिसीजन से उसको फायदा हुआ, इसका मतलब पूरी कंट्री में सबने सेविंग करने से उन सबको प्रॉफिट होगा, ये रिजल्ट निकालना गलत है. मींस इंडिविजुअल स्टडी में जो रिजल्ट आता है वो हम पूरी इकोनॉमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इंडिविजुअल स्टडी अलग है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं और पूरी इकोनॉमी की स्टडी अलग है जिसके लिए हमें सेपरेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है. एंड दैट इज व्हाई वी नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेटली. So, with these two examples, we clearly understand that separate macroeconomics analysis is very important to understand the working of the whole economy. So, we can say what is true of part is not true of the whole.
Now we'll see importance of macroeconomics. Now our first point is functioning of an economy. So macroeconomics analysis give us an idea of the functioning of the whole economy system, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अलग अलग वेरिएबल्स है जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इन सारे वेरिएबल्स को हम लार्ज इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरीके से ये सारे वेरिएबल्स काम करते हैं, इन सब की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. Our second point is economic fluctuation. So macroeconomics पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो अलग अलग वेरिएबल्स है जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल या जनरल प्राइस लेवल, तो इन ये जो वेरिएबल्स है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी फ्लक्चुएशन आता है. यानी समटाइम्स नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स बहुत कम हो जाता है, या प्राइस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या समटाइम्स बहुत लो हो जाता है प्राइस लेवल. तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उसके पीछे क्या रीजंस है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, एज वेल एज इन फ्लक्चुएशंस के वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है, जो अनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आती है, उस पर क्या सोल्यूशंस है वो भी फाइंड आउट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है. सो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी के वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, उसके क्या रीजंस है, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे कम किया जाए, इकोनॉमी में किस तरीके से स्टेबिलिटी लाई जाए, इन सब की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इनकम. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम की स्टडी से ही हमें कंट्री की परफॉर्मेंस या कंट्री में कितनी ग्रोथ है, कितना डेवलपमेंट है, ये समझ में आता है. और उसके बेसिस पे ही कंट्री में गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करती है, जैसे फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज है. तो इन पॉलिसीज को फ्रेम करने से पहले कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है वो हम नेशनल इनकम के थ्रू स्टडी करते हैं, which is very important part of the study of macroeconomics. That is why macroeconomics is very important for the study of national income. Our next point is economic development. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें जो अलग अलग इश्यूज होते हैं जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इन डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारे इश्यूज के पीछे क्या रीजन है, कंट्री में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एज वेल एज कंट्री इन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आ सकती है और आगे वो अपना और ज़्यादा और डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकती है, इस पे भी इकोनॉमिस्ट अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं और सजेशंस देते हैं. तो इन सारे कॉजेस, सजेशंस, पॉलिसीज को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. दैट इज वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. सो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्री के नेशनल इनकम से समझ में आती है. सो टू मेजर द परफॉर्मेंस एन इकोनॉमी ओवर टाइम by comparing the production of goods and services in one period with another period. We can see one example for this. GDP of India in the year of 2018 and 19 was rupees 190.10 lakh crore, and in the year of 2017 and 18 it was 170.95 lakh crore. That means the growth rate of GDP is 11.20% for the year of 18 and 19. That means we can understand country का economic performance 2018 और 19 में ज़्यादा better है compared to 2017 and 18. So like this way the performance of an economy we can analysis with the help of macroeconomics. Our next point is study of macroeconomic variables. प्रीवियस वीडियो में भी हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. जनरली पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल,
इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज है उन सबको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. सो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट. आर लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, नेशनल इनकम क्या है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो में, सब्जेक्ट मैटर के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा. सो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. थैंक यू.